रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 2 पतंग। सबसे पहले हम रीड करेंगे काव्यांश को। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो ये वाला काव्यांश 2014 एंड 15 में आया है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो कवि हैं आलोक धनबा जी, उन्होंने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। कवि यहाँ बताना चाहता है, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों में छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पैंग की तरह आगे पीछे जाते आते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है, जैसे डाली झुक जाती है, लचकाओ तो मतलब झुकाओ तो झुक जाती है, वैसे ही बच्चों के शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। यानी पतंग उड़ाते उड़ाते वो इतनी खो जाते हैं पतंग उड़ाने में कि वे ऐसी जगहों पर भी पहुँच जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। इस समय उनका सहारा पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताते हैं। कवि फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। दूसरे पॉइंट में मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास और उपमा आदि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और अगला पॉइंट में आप देख सकते हैं, भाषा जो है वो खड़ी बोली में भावों के अनुकूल सहज अभिव्यक्ति देती है, स्पष्ट करती है, व्यक्त करती है। और फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं मिश्रित शब्दावली है। और फिफ्थ पॉइंट में आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। अब प्रश्न उठता है काव्यांश से रिलेटेड, पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास कैसे आती है? तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास इस तरह आती है मानो वह पूरा चक्कर लगाकर आ रही हो। अगला प्रश्न है, छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है इसका, छतों को नरम बनाने से कवि का यह मतलब है, यह अभिप्राय है कि बच्चे छत पर ऐसी तेज़ी और बेफिक्री से दौड़ते फिर रहे हैं मानो किसी नरम एवं मुलायम स्थान पर दौड़ रहे हों, जहां गिर जाने पर भी उन्हें चोट लगने का खतरा नहीं है। तो अगला प्रश्न है, बच्चों की पैंग भरने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना रही होगी? तो उत्तर है, बच्चों की पैंग भरने की तुलना के पीछे कवि की कल्पना यह रही होगी कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए उनकी डोर थामे आगे पीछे यूं घूम रहे हैं मानो वे किसी लचीली डाल को पकड़कर झूला झूलते हुए आगे पीछे हो रहे हों। अगला प्रश्न है,
इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता व चंचलता का वर्णन किस प्रकार किया है? तो उत्तर है इसका, इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता का वर्णन पृथ्वी के घूमने के माध्यम से और बच्चों की चंचलता का वर्णन डाल पर झूला झूलने से किया है। तो नेक्स्ट काव्यांश है, लास्ट है ये। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो रंध्रों का मतलब क्या होता है? सुराखों। सुनहले सूरज यानी सुनहरा सूर्य। कवि ने इस काव्यांश में प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर, आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देख करके बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम बात बताएं तो अगली सुबह वे फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है क्योंकि वे निडर हो जाते हैं। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है ऐसा प्रतीत होता है। अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, निर्भीक और निडर बन जाते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति की गई है। सेकंड पॉइंट में मुक्त छंद का प्रयोग है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ साथ जो शब्द आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और फोर्थ पॉइंट में खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। और फिफ्थ में दृश्य बिंब है। और सिक्स में आप लिख सकते हैं भाषा में लाक्षणिकता है। अब प्रश्न ये है, सुनहले सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है, सुनहले सूरज के सामने आने का आशय है सूरज के समान तेजमय होकर क्रियाशील होना तथा बाल सुलभ क्रियाओं जैसे खेलना, कूदना, उद्यम मचाना, भागदौड़ करना आदि में शामिल हो जाना। अगला क्वेश्चन है, गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो उत्तर है, गिरकर बचने के बाद बच्चों की यह प्रतिक्रिया होती है कि उनका भय समाप्त हो जाता है और वे निडर हो जाते हैं। अब उन्हें तपते सूरज के सामने आने से डर नहीं लगता। मतलब ये है कि विपत्ति में कष्ट का भी सामना निडरतापूर्वक करने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, पैरों को बेचैन इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे इतने गतिशील होते हैं कि वे एक स्थान पर टिकना ही नहीं चाहते, जानते ही नहीं है टिकना, रुकना ही नहीं चाहते कहीं भी। वे अपने नन्हे नन्हे पैरों के सहारे पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय है कि बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना के आकाश में पतंगों जैसी ही ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। जिस प्रकार पतंगें ऊपर ऊंची उड़ती हैं, ऊपर नीचे उड़ती हैं, उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी ऊंची नीची उड़ान भरती हैं जो मन की डोरी से बंधी होती हैं। तो ये चैप्टर क्लियर हो गया। पूरे सभी काव्यांशों के ने एक्सप्लेन कर दिया, काव्य सौंदर्य बता दिया, प्रश्नोत्तर बता दिए। अब जो इसमें काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न हैं या फिर पुस्तक के साथ कविता के साथ के क्वेश्चन आंसर है वो आपको कॉपी में लिखने हैं, तैयार करने। ओके, थैंक यू।